आप लोग चाहते हैं 27 फरवरी वाले दिन आपका जो पेपर है बहुत ज़्यादा जबरदस्त हो, बायोलॉजी में आप 70 में से 70 नंबर लेकर आ पाए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को जो सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा आदर्श प्रश्न पत्र सेकंड है हमारा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी व्यक्ति या जो स्टूडेंट इस सैंपल पेपर को समझ के जाएगा और इसको सॉल्व करके जाएगा, याद करके जाएगा, वो पेपर में 101% पूरे में से पूरे नंबर लेकर आएगा। आपको करना क्या है, कैसे करना है, सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। कॉपी कैसे भरनी है, कहां से याद करना है, कैसे याद करना है, प्लस कौन से क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है, डिटेल में सब कुछ जानने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देना, और चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और लोगों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर जल्द कर दिया करें, ठीक है ना। आप लोगों को बता दें, हमारा ये पेपर है, इससे पहले हमारा ये सेट सेकंड है, फर्स्ट हमारा अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो अभी नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मुझे लगेंगे कि यहां डाल देना चाहिए, जो 2022 से 22 में आ चुका है, 2023 में भी आने की जिसकी संभावना होगी, उनको मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में उनके आंसर आप लोगों को दे दूंगा, जिससे कि यह है कि आप वहां से उसे याद कर सके। और उसके साथ साथ आप लोगों को मैं हिंट भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चंस को करने में किस तरीके से आपको अपना दिमाग लगाना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। तो विषाणु को हम वायरस बोलते हैं, और वायरस के अंदर अनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं होते, इन दोनों में से कोई एक होता है, ठीक है। कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण संपन्न होता है? तो ये होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण में कराई जाती है? तो विडाल के लिए कराया जाता है हमारा टाइफाइड, ठीक है ना। और टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, अनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन हैं। अनुवांशिक रूपांतरण फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अनुवांशिक रूपांतरण रासायनिक पीड़कनाशियों पर कम निर्भरता होती है, बिल्कुल सही है। अनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि करता है, ये भी ठीक है, और आंसर दे रखा है लास्ट में ये सभी। अगर आपको किसी प्रश्न में ये सभी दिखाई देता है तो आपका जो आंसर होगा वो वही है। मैं बहुत दिन से आप लोगों को ये बात बताता चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है फिजिक्स में, सॉरी बायोलॉजी में, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, किसी में भी हो, इस चीज को आप वहां पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। अगला है सेकंड, पुष्प में दल का क्या कार्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुष्प में दल का जो कार्य है वो आप लोगों को बताना है। पुष्प जो दल होते हैं वो बहुत आकर्षित होते हैं, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षण करते हैं और परागण की क्रिया में हेल्प करते हैं, ठीक है। मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था? मंगोलियाई जड़ता वही है जो दूसरा प्रश्न नंबर है, 21वीं जोड़ी में जब ट्राइसोमी होती है तो मंगोलियाई जड़ता हो जाती है। टोटल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। लैंगडन डाउन ने इस रोग की खोज की थी। सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो याद रखना, जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है तो उसे बोलते हैं वास्तविक फल, यथार्थ फल या सत्य फल, ठीक है ना। जैसे हमारा आम हो गया, जैसे चीकू हो गया, जैसे संतरा हो गया, ये हमारे हो गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बोलूं, जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन से या वाह्यदल से होता है तो उसे आभासी फल या झूठा फल बोल देते हैं, ठीक है ना। इसमें सेब आ जाएगा, सेब जो होता है पुष्पासन से बनता है। इसमें काजू आ जाएगा, कटहल आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी आ जाएगी, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आभासी फल के या असत्य फल के, ठीक है। अगला है, यदि एक द्विरज्जु की डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशतता की गणना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या काम करना है, देखो जो वैल्यू दे रखी है उसका तुम्हें करना है डबल, उसका डबल करना है, 100 में से घटा देना है, और जो घटकर आए उसमें 2 का भाग दे देना है, ठीक है। जैसे मुझे दे रखा है 20 का दोगुना क्या हो जाएगा, 20 का दोगुना हो जाएगा 40, 100 में से 40 घटाऊंगा 60 बचेगा, 60 को 2 का भाग दे देंगे, 30 आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एडेनिन 30%। ये एक नियम आता है चारगाफ का नियम कि एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है, उस नियम पर आधारित है। तो इसका आंसर हमारा 30 आ जाएगा। डायरेक्ट करना चाहते तो 50 में से घटा के देख लो, हर बार तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका 30 है। निकोटिन क्या है, यह किस पौधे से मिलता है? तो निकोटिन एक विशेष प्रकार का एल्कलॉइड होता है जो तंबाकू की पौधे की पत्ती में मिलता है, ठीक है। निकोटियाना टोबेकम ये तंबाकू के पौधे का वैज्ञानिक नाम है।
मतलब वनस्पतिक नाम। असंग जनन पर टिप्पणी कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप करके जरूर जाइएगा। जब बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेक जनन वगैरह का असंग जनन कहा जाता है, ठीक है। वाहित मल से आप क्या सहभोज्यता को परिभाषित कीजिए, इसको एक उदाहरण दीजिए। सहभोज्यता क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। हमारे पास दो जीव हैं जिसमें एक जीव को फायदा होता है, दूसरे जीव को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, उसे बोलते हैं सहभोज्यता, ठीक है। जैसे आर्किड का पौधा आम के पेड़ की शाखा पर, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को वैसे समझा चुका हूँ। और उसके साथ साथ में इस क्वेश्चन का आंसर हमारी जीव और समष्टि वाली वीडियो बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगी, वहां पर जाइए। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे जीव और समष्टि वाले चैप्टर से संबंधित। 14 नंबर की वीडियो है, इंपोर्टेंट है, देख लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है। अगला है वाहित मल से आप क्या समझते हैं। वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है। तो नगर से शहर से हमारे घरों से जो जल बाहर निकलता है उस जल में मुख्यतः मलमूत्र की मात्रा ज़्यादा होती है, उसी जल को हम वाहित मल या सीवेज बोल देते हैं। उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए प्रदूषण ज़्यादा करते हैं और उसके अंदर रोगजनक बैक्टीरिया जो होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, उसकी वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि वो रोग फैलाने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। और उस जल से बहुत से लोगों को टाइफाइड, पेचिस और हैजा जैसी बीमारियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली डीएनए मॉडल का चित्र बनाइए। डीएनए का चित्र बनाना, साफ बनाना, सुंदर बनाना, और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाए वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है, ठीक है। अगला है लीडिंग कोशिकाओं के कार्य बताइए। तो लीडिंग कोशिकाएं, उसका काम क्या होता है कि जो एंड्रोजन हार्मोन है उसको संश्लेषित करेंगी, और ये एंड्रोजन हार्मोन में मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन होता है, जो लड़कों में जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का भारीपन होना, कंधों का चौड़ा होना, मांसपेशियों का विकास होना, ठीक है, जनन अंगों का विकास होना, ये सब चीज़ें उस हार्मोन से संबंधित हैं। शुक्राणु का निर्माण भी यही करेगा। अगला है 4 का पहला, वंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। डिटेल में आप लोगों को जाना है, डिटेल में ZIFT, ICSI या फिर IVF, इन विधियों का आप क्या करेंगे, मतलब कि वर्णन करना है, डिटेल में बतानी है आपको, ठीक है। अगला है असंग जनन, क्या इसका क्या महत्व है, ये वही है जो अभी हमने देखा था पीछे। अगला है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने रोग वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद रोग वाली वीडियो को देखना। उस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस रोग से संबंध जो है वो मैं डिटेल में बता रखे हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सब कुछ है वहां पर, है ना। जेनेटिक कोड क्या है या किस प्रकार कार्य करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेपर में 5 नंबर का और 3 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन जेनेटिक कोड से संबंधित आता है। तो इस वीडियो के बाद अगर आपके पास मॉडल है तो मॉडल में से याद करो, नहीं तो मैं बैकग्राउंड में तो लगा दूंगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्द को परिभाषित कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। पहला है परजीविता, अगला है स्वउपकायता, ऑलरेडी मैं इसको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अगला है बाहुस्मी और आंतरोस्मी में अंतर लिखिए। तो बाहुस्मी प्राणी को असमता भी बोलते हैं। ऐसे जीव जो वातावरण के अनुसार अपने बॉडी के टेम्परेचर को बदल लेते हैं उनको असमतापी या बाहुस्मी प्राणी बोलते हैं। जैसे मछलियाँ हो गई, उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए, ये आ जाते हैं। आंतरोष्मी प्राणी जो होते हैं, ऐसे जीव जो वातावरण के अनुसार अपने बॉडी के टेम्परेचर को नहीं बदलते, तो उसे आंतरोष्मी प्राणी बोलते हैं या समतापी प्राणी बोलते हैं। और ये जो प्राणी होते हैं जैसे पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, इसमें ये रखे जाते हैं। अगला है अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख कार्य बताइए। इसको हम डिटेल में पहले हम जान चुके हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप इसे याद कर लीजिए। जीन चिकित्सा क्या है, मानव में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा पद्धति को वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में जीन चिकित्सा बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो याद करना स्टार्ट करो इसे ही। वर्णांतता क्या है, यदि एक वर्णांत पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपति में पुत्रों में प्रसमान दृष्टि का क्या अनुपात होगा। आप लोगों को क्या काम करना मैं बता रहा हूं। आप इस वीडियो के बाद आप हमारे जाइए जेनेटिक्स वाली वीडियो पे। जेनेटिक्स वाली वीडियो में बहुत सारे जेनेटिक्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, पेपर में 9 नंबर की आती है। लास्ट में अगर आप जाएंगे तो लास्ट में आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिखाई देगा वर्णांतता वाला, ठीक है ना। वहां पर ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं, समझाए हैं। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला है PCR का उपयोग करते हुए बताइए कि ये किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी है ना। जीन का प्रवर्धन कैसे करते हैं, तो PCR पर टिप्पणी करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप करके जाइएगा। अगला है जैव विविधता क्या है, वन्य जीव से या किस प्रकार भिन्न है, पायतंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है। तो जीव और समष्टि की हमारी वीडियो है, उस वीडियो को जाइए, उस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। 14 नंबर की पेपर में वीडियो आती है, उसे आप देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस वहां मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। जलोद्भिद पादपों में आकार की अनुकूलों का वर्णन कीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। और मतलब जल में रहने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनका शरीर कैसे अनुकूल होता है वो बताना है।
5-5 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ दे रखा है मानव के मादा जनतंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो इससे पहला वाला जो सेट है उसमें भी इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ, उस सेट में समझा दिया है, देख लेना। जैव विविधता की क्षति के कारण बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में छपा हुआ मिलेगा, 5 नंबर में आता है, तो इसको याद करके आप जरूर जाइएगा। अगला है, तुम ये वाला करके जाना, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, डीएनए का अर्ध संरक्षित प्रतिकृति, स्थानांतरण, है ना, ये करके जाना। टिप्पणियां दे रखी हैं और उसके साथ साथ दे रखा है बायोगैस पर, बायोगैस का सचित्र नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। तो बायोगैस के बारे में डिटेल में चाहिए बतानी है, चित्र भी बनाना है। और नीचे कुछ टिप्पणियां दे रखी हैं, जैसे जैविक खाद हो गया, हाथी पांव हो गया, वैक्सीन हो गया, उनके लाभ हो गए। तो आप लोगों को बता दूं, इस तरीके से ये हमारा टेस्ट है और इस टेस्ट में आप लोगों को ये वाली बात पता होगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें रिपीट हैं जो मैंने पहले सेट में बता दिए हैं। तो अगर आपने पहला सेट नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद पहला सेट देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है ना। उसके साथ अगर आप चाहते हैं पेपर में 90 नंबर लाना तो आपको क्या करना, बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं आप उसे याद कर लीजिए। उसके साथ साथ में टेस्ट, बहुत सारे बायोलॉजी के टेस्ट मैंने आपको लिए हैं चैप्टर वाइज, उस टेस्ट को सॉल्व कीजिए, उनको याद कीजिए। अगर आप उन्हें याद करते हैं, टेस्ट को समझते हैं और उनको अच्छे तरीके से करके जाते हैं तो पेपर में आप 90 नंबर आराम से ले आएंगे। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट में लिखिए, मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वीडियो को अच्छे से देखो, समझो और उसके साथ साथ में हमारी जो स्टडी प्रॉब्लम्स हैं उसको देख सकते हो। 0 to टॉपर है, यूपी बोर्ड में 90 नंबर कैसे लाएं, बहुत सारे वीडियो हैं, कंटेंट हमारे पास बहुत है, बस आपको देखना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से आप अपने वीडियो को देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये वाली जो प्लेलिस्ट है जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसका नाम है यूपी बोर्ड में 90 नंबर कैसे लाएं, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट